नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस.के. झा सर का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग सेट नंबर 16 से। तो अगर आप लोग सेट नंबर 1 से 15 तक नहीं देखे हैं तो इसका वीडियो अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम जो है 19 तारीख और 20 तारीख का है एलपीसीबीटी 2 का, तो आपके पास बहुत ही कम समय है। तो इसीलिए जो है हम लोग फ़ास्ट तरीके से जो है इस पूरे बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को 1.5 स्पीड करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 16 सॉल्यूशन करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। देखिए यहाँ से आपको टोटल 50 सेट दिया गया है और सभी सेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सेट में जो है वो 50 क्वेश्चन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार आए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं इस पूरे बुक का सॉल्यूशन हो, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 16 से। चलिए सेट नंबर 16 से हम लोग सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। प्रथम क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल का आ गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है और 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यानी 44 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई जो है ये 15 सेंटीमीटर दिया गया है और आपसे पूछा है कि शक्ति का मान क्या हो जाएगा। तो शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय, यानी शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय है। तो सबसे पहले हम लोग कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य कितना हुआ। तो कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है mgh। जो द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है 50 लिया गया है, तो 50 द्रव्यमान लेंगे और जी का मान जो है 10, यहाँ पे देखिए 10 दिया गया है, तो जी का मान यहाँ पे 10 रखेंगे और ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो ऊंचाई जो है दोस्तों ये टोटल 44 सीढ़ी है और एक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो 44 और 15 का गुना करेंगे, 44 गुने यहाँ पे 15 देंगे और इस सेंटीमीटर में है, देखिए ये सेंटीमीटर में है तो इसको 100 से भाग देंगे। तो जब इसको 100 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 पच 75 और 44, यानी 75 और 44 को गुना कीजिएगा तो यहाँ से आपको टोटल जो मान आएगा, टोटल मान जो है ये 3300 आएगा। यानी एक मिनट, कार्य का जो मान आया है यानी कार्य का मान 3300 वाट आया है और टाइम जो है दिया गया है कितना, 10 सेकेंड। टाइम 10 सेकेंड दिया गया है और आपसे पूछा है शक्ति बताइए। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय। तो 3300 बट्टे 10, तो यहाँ से 1 जीरो खत्म, यानी 330 वाट इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 330 वाट। यानी सबसे पहले 3300 जो है ये कार्य हम लोग निकाले हैं और समय से जब भाग दीजिएगा तो ये शक्ति निकल जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दबाव को किस संदर्भ में मापा जाता है। दोस्तों हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, हर एक क्वेश्चन का डीपली से सलूशन नहीं करेंगे क्योंकि सेट जो है बहुत ही अधिक है और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। दबाव को किस संदर्भ में मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दबाव को जो है दोस्तों बल और क्षेत्र के रूप में, यानी दबाव बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, तो ये बल और क्षेत्रफल के रूप में मापते हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, जबकि चालक से प्रभावित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो प्रतिरोध है ये धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबक क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाम हाथ का नियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ अंतिम तक जो है ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल की जाने वाली पदार्थ टीन और शीशा का एक मिश्र धातु होता है और इस मिश्र धातु में होता है। तो फ्यूज फ्यूज जो है ये टीन और शीशा का बना होता है और जो फ्यूज है इसका गुण धर्म कैसा होता है।
तो दोस्तों ये उसमें जो है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है और गलनांक जो है ये निम्न होता है, यानी फ्यूज में विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है जबकि गलनांक निम्न होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा लोलक घड़ी का उपयोग करते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा लोलक घड़ी। चलिए, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। तो दोस्तों ये नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है। उपकरण से संयोजित फ्यूज तार का न्यूनतम रेटिंग क्या हो जाएगा? यानी आपसे न्यूनतम रेटिंग पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा न्यूनतम रेटिंग बराबर यानी शक्ति बट्टे विभवांतर हो जाएगा, यानी पी बट्टे शक्ति, पी को शक्ति कहते हैं पावर, और बी से विभवांतर। टोटल शक्ति जो है ये 2200 वाट है और जो विभवांतर है ये 220 है, विभवांतर 220 है। तो 10 से 10 खत्म, 22 से 22 खत्म, यानी इसका जो आंसर आएगा ये 10 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 10 एम्पियर। चलिए, सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान क्या हो जाएगा? यानी सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का जो मान है ये क्या हो जाएगा? तो त्वरण का जो मान हो जाएगा दोस्तों ये 0 हो जाएगा, यानी त्वरण का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे न्यूमेरिकल का है। चलिए, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभव कितना हो जाएगा? यानी ये 4 ओम से कितना विभव निकल रहा है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये 2 वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश है। इस ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान जो है वो क्या होता है? तो ये परिवर्तित नहीं होता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उसका तापमान जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। चलिए, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यानी जब विभवांतर और धारा दोनों को दुगुनी कर देंगे तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये प्रतिरोध ये समान रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है और यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल का जो मात्रा है वो कितना होगा? यानी आपसे यहाँ बल का मात्रा पूछा है, यानी बल कितना हो जाएगा? तो ये यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7.5 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने सेल्सियस तापमापी के एक एक खाने के मान में अनुपात क्या हो जाएगा? यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो है अनुपात पूछा है, तो ये 5:9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा 5:9। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, बादल के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यानी गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो अर्धचालक की जो चालकता हो जाएगी परम शून्य तापमान पर ये शून्य हो जाएगा, यानी परम शून्य तापमान पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से त्वरित होती है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को 6 सेकंड में प्राप्त करती है तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? यानी कार जो है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से त्वरित होती है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को 6 सेकंड में प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका जो त्वरण हो जाएगा ये 5.55 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों ये विद्युत ऊष्मक ये तापीय प्रभाव पर आधारित है, विद्युत बल्ब ये भी तापीय प्रभाव पर आधारित है, विद्युत इस्त्री यानी जिसको हम लोग प्रेस करते हैं ये भी तापीय प्रभाव पर आधारित है, जबकि ये माइक्रोवेव ये तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी फोटोवोल्टिक प्रभाव। फोटोवोल्टिक प्रभाव जो है ये सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। यानी ऊष्मागति का जो है प्रथम नियम में कौन सा कथन गलत दिया गया है। प्रथम कथन है कि ब्रह्मांड की ऊष्मा नियत रहती है। यानी जो ब्रह्मांड की ऊष्मा है वो नियत रहती है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। यानी ऑप्शन इसका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसमें अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यानी किसमें अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा अर्थ क्लैंप्स। अर्थ क्लैंप्स हो जाएगा। भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध क्या होता है। तो जब भींगा हुआ शरीर है तो उसका प्रतिरोध कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, प्रतिरोध कम होता है। विद्युत यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ धुंधला हो गया है। चलिए, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। यानी विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड जो है ये बना होता है। तो शुद्ध धातु की पतली परत से, शुद्ध धातु की पतली परत से कैथोड बना होता है। किरचॉफ का संधि नियम किसका परिणाम है। तो किरचॉफ का संधि जो नियम है ये विद्युत आवेश का संरक्षण नियम है। यानी विद्युत आवेश का संरक्षण नियम है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव क्या हो जाएगा। तो इसका उसमें प्रभाव जो है ये भी आधा हो जाएगा। यानी प्रतिरोध आधा करने से उसमें प्रभाव भी आधा हो जाएगा। औषधियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है। तो ये द्रव्य का जो क्वथनांक है ये औषधि के कारण बढ़ जाता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। आवृत्ति को मापा जाता है तो ये हर्ट्ज में, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि किस भौतिक मात्रा का आयाम समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण, ये सभी का जो बीमा होता है, आयाम होता है, वो समान होता है। यानी कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण ml² T-2, ये सभी का बीमा जो है ये समान होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होता है। यानी जब कोई वस्तु को पृथ्वी के सतह से प्रक्षेप करते हैं तो उसका जो गति हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उसके वेग का क्षितिज घटक स्थिर रहता है। यानी जो पृथ्वी से फायर करेंगे तो उसका जो क्षितिज घटक होगा वो स्थिर रहेगा। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यानी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। कौन श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है। तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लायर, यानी पिला जो है श्रेणी 1 का उदाहरण है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि। तो जो पानी है इसका विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो ऊष्मा का मात्रक जो है ये डिग्री सेल्सियस जो है ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है। बाकी कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी ये सभी ऊष्मा का मात्रक है, लेकिन डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ये ताप का मात्रक है। चलिए, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होते हैं। तो जो कंप्यूटर के द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध है। तो दोस्तों ये भंडारण में, कहाँ, तो भंडारण में उपलब्ध है। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त अक्षर कैपिटल जो जी है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों ये पीढ़ी, यानी जनरेशन होता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ से ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया है। मापनी 2:1 किस प्रकार की मापनी है। तो जब 2:1 इस यानी अंश बड़ा और हर छोटा रहे तो इस प्रकार की मापनी को वृद्धि कारक मापनी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि 45 डिग्री और 60 और 30 डिग्री के सेक्टर सेट स्क्वायर से कौन सा अल्फा कोण बनता है। यहाँ पे पूछा है कि इसका मान क्या हो जाएगा। एक है 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर और एक है 30 और 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर, और यहाँ पे आपसे मान पूछा है। तो इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों ये 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 45 डिग्री हो जाएगा। और जब ये टोटल में यहाँ टोटल 180 होता है, यानी ये 180 में से जब 45 से घटाइएगा, 45 से माइनस कीजिएगा तो ये 135 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए, ग्रेड के अनुसार पेंसिल कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्रेड के अनुसार पेंसिल जो है दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। किसी चतुर्भुज के सभी बाहरी कोण का योग कितना होता है। तो बाहरी कोणों का योग आपसे पूछा है तो 360 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
षष्ठभुज में विकर्ण खींचिए, यानी षष्ठभुज का विकर्ण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 हो जाएगा। यानी विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। तो यहाँ पे 9 रखिएगा, तो 9 और 9 में से 3 गया तो 6/2। तो यहाँ से 2 तिया 1 मिनट, यहाँ पे 6 जो है 1 मिनट, यहाँ पे भुजा की संख्या 6 हो जाएगा। भुजा की जो संख्या हो जाएगा, इसको डिलीट करते हैं फिर से। भुजा की संख्या 6 है और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3/2। तो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जब दो वृत्त एक दूसरे के अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 हो जाएगा। यानी अंतः स्पर्श करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपसे कि जो x है, ये यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, यानी ये जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो विस्तार रेखा, केंद्र रेखा, लघुखंड रेखा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर नहीं दिया गया है, यानी या खंडित रेखा कहते हैं, तो इसमें से जो है इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वही रेखाएं जो दोनों किनारे पर तीर के निशाने द्वारा बंद रहती है वो कहलाती है। तो तीर के निशाने द्वारा बंद रहती है दोस्तों, इस रेखा को हम लोग बीमा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बीमा रेखा कहते हैं। तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चलिए, प्रक्षेपण की तल वस्तु और प्रक्षेपक के बीच स्थित होता है, यानी तृतीय फैक्टर में जो है यहाँ पे वस्तु जो है रखेंगे, तो इसमें जो प्रक्षेप बनेगा वो प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रक्षेपक के बीच स्थित होता है। यानी जो ये तल है, ये वस्तु और प्रक्षेपक के बीच स्थित होता है। यानी वस्तु यहाँ पे है और प्रक्षेपक जो यहाँ किरण डालते हैं, तो ये प्रक्षेप कहते हैं। तो ये प्रक्षेपक तल है और ये वस्तु है, तो वस्तु और किसके बीच में है, तो प्रक्षेप के बीच में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सममितीय प्रक्षेप डैश के अनुपात में छोटे हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा √2 अनुपात √3, ये अनुपात में छोटे हो जाते हैं, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। मोटर को किस संकेत से सूचित करते हैं, तो मोटर को जो है दोस्तों ये हो जाएगा यानी एम, यानी कैपिटल एम से इसको सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन में डैश द्वारा तय की गई यानी तय दूरी और डैश द्वारा तय दूरी के अनुपात होता है। यानी सरल मशीन के वेग अनुपात मशीन में डैश के द्वारा तय दूरी और डैश के द्वारा तय दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रयास और भार के द्वारा जो है, यानी वेग अनुपात ये प्रयास और भार के बराबर होता है, यानी प्रयास बटे भार, यानी इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रयास बटे भार ये वेग अनुपात का मान होता है। चलिए, यदि घर्षण कोण फाई हो तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, तो घर्षण गुणांक जो है ये 10 फाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। हमारे पर्यावरण में किस गैस का जो है अधिक सांद्रण है, तो हमारे पर्यावरण में जो है ये नाइट्रोजन गैस का सांद्रण सबसे अधिक है। ओजोन परत से आने वाली किन किरणों को रोकती है, तो ओजोन जो परत है ये पराबैंगनी किरण को रोकती है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 17 का सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी आप लोग का सपोर्ट मिल सके और आप लोग को जल्द से जल्द जो है इस पूरे बुक का सोल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सके। तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेट नंबर हम लोग 17 का सोल्यूशन करेंगे। चलिए 17 नंबर सेट का प्रथम क्वेश्चन है कि क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब ABC 220 वोल्ट के स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। अधिकतम दीप्त के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा हो जाएगा, यानी अधिकतम प्रकाश के साथ चमकने वाला कौन सा बल्ब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। यानी 100 वाट का जो बल्ब है, 100 वाट का जो बल्ब होगा वो अधिक चमकेगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे कौन सा कथन जो है वो यानी सही है, कौन सा कथन सही है, बैकलाइट विद्युत का कुचालक होता है। कह रहे कौन सा कथन जो है ये सही है, बैकलाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बैकलाइट उष्मा का सुचालक होता है, तो ये कथन गलत है। बैकलाइट को उष्मा द्वारा नरम किया जाता है, तो ये भी कथन है
ये भी कथन गलत है। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। बैकलाइट जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक पदार्थ का प्रतिरोध आर है। इसकी लंबाई तिगुनी करने के बावजूद इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, और ताकि इसका प्रतिरोध जो आर है ये समान बना रहे, यानी आर का मान जो है वो जितना है उतना ही रहे, आर का मान बदलेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को तिगुना बढ़ा दिया जाए तो आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी आर समान रहेगा। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एक उष्मारोधी इंसुलेटर का उदाहरण है? तो उष्मारोधी कौन है? तो ये डायमंड हीरा जो है एक प्रकार का उष्मारोधी है। विरलन होता है जहाँ हवा का दाब होता है, यानी विरलन, हाँ, जब हवा का दाब कितना हो तो विरलन होता है। तो हवा का दाब निम्न हो तो ये विरलन होता है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्य मौजूद होने चाहिए? तो दोस्तों ये उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध, यानी उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। यानी हीटिंग एलिमेंट में उच्च गलनांक भी होना चाहिए और उच्च प्रतिरोधकता भी होना चाहिए, यानी ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से करता है, नहीं कौन सा कथन जो है बॉयल के नियम का पालन जो है वो अच्छी तरह से करता है? तो हाँ, बॉयल का नियम होता है निम्न ताप और निम्न दाब, यानी बॉयल के नियम में निम्न ताप और निम्न दाब होता है। तो इसका आंसर यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक्स दिशा में गति करने वाली किसी वस्तु पर नियत बल एफ कार्यरत है, और एफ जो है यानी 2 इंटू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 4k वेक्टर एन और आई जे के क्रमशः एक्स वाई जेड दिशा में एकांक सदिश है। तो वस्तु को एक्स दिशा में 2 मीटर विस्थापित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, 4 जूल कार्य करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सरल मशीन ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 200 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है, तो 100 मीटर गिरने के बाद वस्तु में क्या उपस्थित होगी? यानी 200 मीटर से गिर रही है, जब ये आधी ऊंचाई पर आएगी तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा होगा जब आधे ऊंचाई पर ये आएगी। कोई भी वस्तु जब आधे ऊंचाई पर रहेगा तो उसमें आधा गतिज ऊर्जा होगा और आधा स्थितिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल का क्वथनांक जो है ये कितना होता है? तो जल का क्वथनांक दोस्तों ये सदैव 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक को अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जो है अनुमानित यूनिट जो हो जाएगा ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी पृथ्वी से सूर्य तक जो दूरी का यूनिट होता है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। तो ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या हो जाएगा? तो क्वथनांक तो बढ़ जाएगा और जबकि हिमांक घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वथनांक बढ़ जाएगा, हिमांक घट जाएगा। चलिए जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु की गति और स्थिर बल में क्या परिवर्तन होता है? तो जब उस वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा, यानी ऊपर फेंकेंगे तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा और एक ही समय में यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा जो है ये बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा कम होगा लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो है ये बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक 10 मीटर में स्किड करते हुए, यानी 10 मीटर में स्किड करते हुए रुकती है। इस प्रक्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर बल 200 न्यूटन है, यानी सड़क के कारण जो साइकिल पर बल लगता है वो 200 न्यूटन है और गति का सीधा विरोध करता है। सड़क पर साइकिल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? इस सड़क पर साइकिल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है?
तो दोस्तों ये 8 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु में ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? तो ये जो नियम है ये न्यूटन के शीतलन का नियम है। यानी किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन के शीतलन का नियम है। कई प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? तो ये चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के अनुकूल माना जाता है। यानी समांतर क्रम में संयोजित करने पर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। यानी ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? यानी जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए लेड की विशिष्ट ऊष्माधारिता 125 जूल पर केजी पर केल्विन है। यदि लेड के 250 ग्राम के एक टुकड़े द्वारा 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उसकी ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यानी ऊष्माधारिता कितना हो जाएगा, तो ये 500 जूल पर केल्विन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। यानी किसी पिंड पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों ये पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो ये विद्युत प्रवाह जो है एक प्रकार का सदिश राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यानी आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल को आवेग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत लैंप का फिलामेंट श्वेत तप्त हो जाता है। यानी जब एक विद्युत का फिलामेंट श्वेत तप्त हो जाता है परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाली तार का अगला सिरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्योंकि इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठंडे क्षेत्रों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों में पानी से भर देते हैं। क्यों? तो पानी से भरने का कारण क्या है? तो दोस्तों क्योंकि जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है ये अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और इसमें 96 माइक्रो एम्पियर की धारा उनमें से होकर प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो जो चालक है इसका प्रतिरोध 250 ओम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों? इन कारण क्या है? क्योंकि सुबह के समय सूरज का किरण को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करना पड़ता है। यानी सुबह के समय जो सूरज की किरण है इसको अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करना पड़ता है, इसीलिए जो है गर्म जो है कम लगता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरचॉफ का दूसरा नियम बताता है कि एक परिपथ में किसी भी बंद लूप के चारों ओर सभी विभव का योग अवश्य ही डैश होना चाहिए। यानी किरचॉफ का दूसरा नियम बताता है कि एक परिपथ में किसी भी बंद लूप के चारों ओर सभी विभव का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? तो शून्य के बराबर होगा। यानी सभी विभव का योग इस शून्य के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है। यदि गेंद का वेग दुगना कर दिया जाए तो नया संवेग क्या हो जाएगा? तो नया संवेग जो है ये 6000 इकाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें जो है दोस्तों ये परिवर्तित चुंबक क्षेत्र होता है। यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, परिवर्तित चुंबक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये हेनरी हो जाएगा। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। मो स्केल का उपयोग डैश मापने के लिए करते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा पदार्थ की कठोरता मापने के लिए मो स्केल का उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है। तो जो स्विच होता है ये मेन तार पर यानी फेज तार पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो दोस्तों ये जावा जो है एक भाषा है ना कि हार्डवेयर है। तो ऑप्शन डी जो है ये एक प्रकार का हार्डवेयर नहीं है। किसे मूल वर्धित दूरसंचार सेवा के रूप में नहीं जाना जाता है। यानी किसे मूल वर्धित दूरसंचार सेवा के रूप में नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पैक्स, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा पैक्स। आईएस विशिष्ट के 6 विभिन्न प्रकार के कटे हुए रेखाचित्र पन्ने उपलब्ध होते हैं। A4 शीट का माप क्या हो जाएगा। यानी आपसे A4 शीट का माप पूछा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी 210 × 297 ये A4 शीट का माप है। यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ज्ञात होनी आवश्यक है। यानी किसी भी पैमाने का अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ये पैमाने का निरूपक भिन्न, पैमाने द्वारा दिखाई जाने वाले अधिकतम लंबाई और मापन की इकाई, यानी ये तीनों जानकारी आपको चाहिए, तब आप जो है ड्राइंग बना सकते हैं। तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पट्टियाँ क्यों लगाई जाती है। तो नीचे पट्टी इसलिए लगाते हैं ताकि मौसम की नमी के कारण जो है ये फैले ना। यानी ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। मौसम की नमी के कारण जो है पट्टियाँ लगाते हैं। चलिए, एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाहरी कोण से 108 डिग्री अधिक है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा है। तो ये 10 हो जाएगा। यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या 10 हो जाएगा। यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन आ गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ये पी दिया गया है, ये जो रेखा दिया गया है यहाँ पे छायांकित, इसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी सेक्शन रेखा, यानी ये सेक्शन रेखा को प्रदर्शित करता है। यानी ये जो है ये सेक्शन रेखा को प्रदर्शित करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि कोई रेखा VP के समांतर है और SP के और अवनत है, यानी VP के समांतर, यानी ये VP के समानांतर है, जबकि SP के और अवनत है, तो उसकी शीर्ष बिंदु होगा, यानी जो इसका शीर्ष बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा। तो एक छोटे आकार की रेखा होगा। यानी एक छोटे आकार की जो रेखा हो जाएगी, टॉप व्यू आपसे पूछा है, तो टॉप व्यू जो होगा वो एक छोटे आकार की रेखा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोण प्रक्षेप में वस्तु की स्थिति होती है। तो प्रथम कोण प्रक्षेप, यानी प्रथम कोण प्रक्षेप में वस्तु की स्थिति क्या होती है। तो ये SP से ऊपर होगा और VP के सामने होगा। तो इसका आंसर यानी SP के ऊपर हो जाएगा और VP के सामने हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये SP है और ऊपर से नीचे ये VP है। तो VP के सामने है और SP के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोड को किस संकेत से सूचित करते हैं। तो जो डायोड है, डायोड का जो संकेत हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ये डायोड का संकेत है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस कारण से मापन का महत्व है। किस कारण से मापन का महत्व है। तो ये हो जाएगा पैमाने का अंशोधन, उपकरण के डिजाइन और उपकरण के संचालन, ये सभी जो है पैमाने का महत्व है। यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 300 वोल्ट मीटर की परिशुद्धतापूर्ण स्केल विक्षेपण का ±2% है। जब वोल्ट मीटर का पठन 222 वोल्ट हो तो वास्तविक वोल्टेज क्या हो जाएगा। यानी आपसे वास्तविक वोल्टेज पूछा है। तो ये हो जाएगा यानी 216 और 228 वोल्ट के बीच हो जाएगा। यानी 216 से 228 वोल्ट के बीच हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रयास हटाने के बाद मशीन उल्टी दिशा में भी कुछ कार्य करने में सक्षम हो तो ऐसी मशीन कहलाती है। यानी प्रयास हटाने के बाद, यानी बल हटाने के बाद मशीन उल्टी दिशा में भी कुछ कार्य करने में सक्षम होती है। ऐसी मशीन को क्या क्या कहते हैं। तो ऐसी मशीन को उत्क्रमणीय मशीन कहते हैं। उत्क्रमणीय मशीन कहते हैं। यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। उत्तोलक का खोज किसने किया था। तो ये आर्किमिडीज ने उत्तोलक का खोज किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रणाली के लिए वृहद पोषण तत्व माना जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से किसे प्राणियों के लिए वृहद पोषण तत्व माना जाता है। तो ये नाइट्रोजन जो है प्राणियों के लिए वृहद पोषक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हम लोग 17 नंबर सेट भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग 18 नंबर सेट का सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंतिम तक जो है वो बने रहिएगा। चलिए, हम लोग 18 नंबर सेट का सोल्यूशन कंप्लीट करने वाले हैं। इसका प्रथम क्वेश्चन आ चुका है। देखिए प्रथम क्वेश्चन क्या है
कि विरामावस्था से, यानी प्रथम क्वेश्चन है कि विरामावस्था से शुरू होने वाली कार 2 मिनट के लिए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलती है, तो कार के द्वारा प्राप्त की गई गति आपसे पूछा है, यानी कार के द्वारा जो है प्राप्त की गई गति क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे आपका जो है टाइम भी दिया गया है, टाइम जो है 2 मिनट यानी 120 सेकंड दिया गया है, और आपको त्वरण भी यहाँ पे मिल जाएगा, त्वरण एक दिया गया है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, और आपसे पूछा है कि वेग क्या हो जाएगा। तो यहाँ से जब वेग निकालिएगा, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, जबकि अंतिम वेग आपसे पूछा है तो v बराबर u माइन प्लस AT पर इसको निकालिएगा, तो यहाँ से निकलेगा यानी 120 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी यहाँ पे पर सेकंड होगा, स्क्वायर नहीं होगा। चलिए यहाँ 1 मिनट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 120 मीटर पर सेकंड, तो यानी अंतिम वेग 120 मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है। तो दोस्तों ये वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस EMF का गणितीय योग शून्य होता है, यानी किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस EMF का गणितीय योग, ये दोनों का योग शून्य के बराबर होता है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मशीन की दक्षता का अनुपात क्या हो जाएगा। मशीन की दक्षता का अनुपात क्या होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा मशीन द्वारा तथा मशीन पर किया गया कार्य के बराबर होता है, यानी मशीन की दक्षता मशीन पर किया गया कार्य के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जिस समय यह जमीन को छुएगा उस समय उसमें कौन सी ऊर्जा होगा। तो जिस समय ये जमीन को छुएगा उस समय जो इसमें गतिज ऊर्जा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोध R1 और R2 का निबल प्रतिरोध 8 ओम है, और समांतर क्रम में संयोजित किए गए जाने पर निबल प्रतिरोध 2 ओम है, यानी जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये 8 ओम इसका आंसर आएगा, जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 2 ओम इसका आंसर आएगा। तो आपसे पूछा कि R1 और R2 यानी दोनों प्रतिरोध का मान कौन सा होगा, तो दोनों प्रतिरोध का मान आपसे पूछा है, तो जब ऑप्शन नंबर सी को यानी इस ऑप्शन नंबर सी को बैठाइएगा तो ये यहाँ से आपको निकल जाएगा श्रेणी क्रम में 8 ओम और समांतर क्रम में 2 ओम, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 ग्राम वजन वाले चांदी के किसी खंड पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित किया जाए कि इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, जबकि चांदी का विशिष्ट ऊष्मा जो है दिया गया है 238 जूल पर केजी पर केल्विन दिया गया है, और आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है कि ऊष्मा यानी कितनी ऊष्मा, यानी आपसे ऊष्मा पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा ऊष्मा का टोटल जो मान आएगा 1988 जूल इसका 1 मिनट, यहाँ से जो है 1900 नहीं 952 जूल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 952 जूल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी ऑप्शन इसका 6 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, जबकि 3 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिणाम क्या हो जाएगा। तो 3 सेकंड के बाद जो विस्थापन हो जाएगा वो 15 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड चिकने रोलर पर धकेला जाएगा, यानी जब चिकने सतह पर जाएगा तो उस समय जो है कार्य वो न्यूनतम हो जाएगा, यानी उस समय कार्य का जो मान होगा वो न्यूनतम होगा। ठीक है, यानी चिकनी सतह पर जो कार्य होता है वहाँ पे कम कार्य लगता है, कम कार्य लगाइएगा तो ज़्यादा जो है वर्क कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड, यानी किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 kg मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तो वस्तु पर कार्य कर रहे बल क्या हो जाएगा, यानी वस्तु पर कार्य कर रहे बल का मान आपसे पूछा है, तो ये 500 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो जोसेफ एल प्राउस्ट, निश्चित अनुपात की नियम जो है जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी 100 ग्राम मीटर खाद्य तेल में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित किया जाए कि इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ये 5 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 जूल हो जाएगा।
घर्षण बल का परिणाम क्या होता है, यानी घर्षण बल का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, तो घर्षण गुणांक गुणे अभिलंब प्रतिक्रिया है, घर्षण गुणांक गुणे अभिलंब प्रतिक्रिया होता है, यानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 ओम के एक प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा अनुरक्षित, यानी 0.4 एम्पियर की धारा अनुरक्षित है, तो 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा, यानी 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये 0.32 जूल हो जाएगा, 0.32 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चे के हाथ में जो है 1/4 kg का एक मिनट चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे के हाथ में जो है 1/4 kg की एक गेंद है और इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ में 2 मीटर पर सेकंड की ऊपरी वेग से निकल जाता है, यानी उसके हाथ में गेंद जो है ये 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाता है। तो बच्चे के द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या हो जाएगा, तो स्थिर बल जो है इसका मान 5 न्यूटन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर सीधे डैश के अनुपातिक होते हैं, तो ये लागू बल है, यानी किसी निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर सीधे बल के समानुपाती होते हैं, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबक प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये विद्युत जनित्र, यानी विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबक प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबक प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबक प्रेरणा के सिद्धांत पर कौन सा जो है उपकरण आधारित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों विद्युत जनित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य का गणना कीजिए, यानी कार्य का मान पूछा है। तो कार्य जो है ये यहाँ से 110 जूल निकलेगा, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 110 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ठोस से पिघलने के दौरान इसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है, तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसके तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है, और विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है या डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो विद्युत ऊर्जा जो है दोस्तों ये फ्लेमिंग के जो है अब बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है, और ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन, तो ये विद्युत मोटर जो है बाएं हाथ के, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होती है, कह रहा है जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होगी, तो यानी आपसे ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई जो निकलेगा यहाँ से ये 0.2 मीटर निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2 मीटर। यदि 2 कणों के निकाय में कणों का द्रव्यमान समान हो तो मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश का मान होगा, यानी स्थिति सदिश का मान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये R1 + R2/2, यानी सदिश का जो मान हो जाएगा वो R1 + R2/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 11 kg का एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो इसमें जो निहित ऊर्जा हो जाएगा ये 862.4 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो है ये गलत है। प्रथम कथन है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु जो है डूब जाएगी, यानी उत्प्लावक बल जो है ये वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु डूब जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक होगा तो वस्तु तैरेगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगी, तो दोस्तों ये गलत है। नेक्स्ट है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरेगी, तो ये भी कथन जो है ये कथन सही है, यानी कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये कथन गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है ये कथन गलत है, बाकी सभी कथन सत्य है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओस्टेड के प्रयोग के संबंध में कौन सा निष्कर्ष जो है ये सही है। चलिए इसमें हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबक दिक्सूचक की सुई विक्षेपित होती है, ये भी कथन सही है। और एक कथन 80 नंबर सही है कि एक धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबक दिक्सूचक की सुई के विक्षेपण की दिशा धारा की दिशा उलटने पर परिवर्तित नहीं होती है, यानी ए और सी जो दोनों कथन है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होता है तो माध्यम का तापमान क्या हो जाएगा। तो माध्यम का तापमान जो है ये अपरिवर्तित रहेगा। जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होता है तो माध्यम का तापमान जो है ये अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबाला जाता है और भाप को एक अलग कंटेनर में एकत्रित किया जाता है। यानी डैश एक ऐसा प्रक्रिया है जो अशुद्ध पानी को उबाला जाता है और भाप को एक अलग कंटेनर में एकत्र किया जाता है और संग्रहित किया जाता है, जिससे कई ठोस संदूषक पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आसमान, ये आसमान हो जाएगा। यानी आसमान एक ऐसी प्रक्रिया है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये उस ऊर्जा लेंज का जो नियम है, लेंज का नियम ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस स्थिति में ओम का नियम मान्य नहीं है। तो ये हो जाएगा जंक्शन डायोड में। जंक्शन डायोड में जो है ओम का नियम मान्य नहीं है। प्रतिवर्ती धारा किसके द्वारा उपयुक्त नहीं है। प्रतिवर्ती धारा जो है ये किसके द्वारा उपयुक्त नहीं है। तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, यानी जो एसी धारा है, एसी धारा ये किस लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो स्टोरेज बैटरी है इसको चार्ज करने के लिए ये उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 1 किलो वाट किसके बराबर होता है। तो 1 किलो बाइट बराबर होता है दोस्तों 1024 बाइट, 1024 बाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर को, यानी किस कंप्यूटर को मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर का, यानी किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो ये सीपीयू कहते हैं। HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये लघु परिपथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या हो जाएगा। यानी कोई व्यक्ति किसी बिजली वायर के संपर्क में आ गया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो दोस्तों सूखी लकड़ी की सहायता से जिंदा वायर से उसे अलग करेंगे, यानी वायर से उसको अलग करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग आरेख शीट की चौड़ाई 841 mm है तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा। तो इसका लंबाई जो है ये 1189 हो जाएगा, यानी 841 गुने 1189 हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो उस पैमाने को क्या कहते हैं। तो जब वस्तु के आकार के हो तो उस पैमाने को पूर्ण आकार पैमाना कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राय एक ड्राइंग शीट का अनुस्थापना चिन्ह या संकेत की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये एक होती है। प्राय एक ड्राइंग शीट की अनुस्थापन चिन्ह संकेत की संख्या एक होती है। एक समषष्ठभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए। तो समषष्ठभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री हो जाएगा, यानी आंतरिक कोण पूछा है तो आंतरिक कोण 120 डिग्री हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनने वाली दो भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी परित्रिज्या की लंबाई आपसे पूछा है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे ये जो संकेत दिया गया है ये किसका संकेत है। यानी ये क्षैतिज रेखा है या प्रबंध रेखा है या लंबवत रेखा है या समांतर रेखा है। तो ये जो है ये समांतर रेखा है। ये कौन सी रेखा है दोस्तों, ये समांतर रेखा है, यानी सभी एक ही सभी जो है समांतर रेखा है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, समांतर रेखा है। चलिए किसी भी चतुर्थांश में रेखा की अधिक से अधिक कितनी स्थितियां संभव हो सकती है। तो अधिक से अधिक जो है ये 5, यानी किसी भी चतुर्थांश में रेखा की अधिक से अधिक जो है ये 5 स्थितियां संभव हो सकती है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
यदि कोई बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में यानी कोई बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तो उसकी अनुविक्षेप कहाँ बनेगा? तो जो उसका अनुविक्षेप बनेगा वो एक्स वाई रेखा पर बनेगा। फ्यूज को किस संकेत से सूचित करते हैं? तो फ्यूज जो है यानी फ्यूज का संकेत कौन हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये फ्यूज का संकेत है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी राशि के लिए ज्ञात मानक और मापन युक्ति की माप के बीच संख्यात्मक तुलना करने की क्रिया कहलाती है। तो ये अंश शोधन क्रिया कहलाती है, अंश शोधन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शून्य प्रकार के उपयंत्र में एक विक्षेपण प्रकार के उपयंत्र की तुलना में क्या होता है? एक शून्य प्रकार के उपयंत्र में एक विक्षेपण प्रकार के उपयंत्र की तुलना में क्या होता है? तो ये उच्चतर यथार्थता होती है, उच्चतर यथार्थता होती है। चलिए, यांत्रिक लाभ क्या होगा यदि एक साधारण मशीन द्वारा 1000 केजी का भार उठाया जाता है और 250 केजी का प्रयास किया जाता है। यानी यांत्रिक लाभ क्या होगा यदि एक साधारण मशीन द्वारा 1000 केजी का भार उठाया जाता है और 250 केजी का प्रयास किया जाता है। तो ये यांत्रिक लाभ यानी 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी भार बटे आयास होता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तराजू जो है, तराजू ये किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो दोस्तों तराजू जो है ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, यानी तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अधिकतर सूक्ष्मजीवी किस प्रकार के वातावरण में प्रजनन क्रिया अधिक करते हैं? यानी अधिकतम सूक्ष्मजीवी किस प्रकार के वातावरण में जो है ये प्रजनन क्रिया अधिक करती है? तो ये नमी और आर्द्र वातावरण में, यानी जो सूक्ष्मजीवी जीवी है वो नमी और आर्द्र वातावरण में जो प्रजनन क्रिया ये अधिक मात्रा में करती है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट सेट जो है सोल्यूशन करेंगे। चलिए अगला सेट है 19 नंबर और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि जब एक माँ ने एक निश्चित तापमान पर ओवन को केक बनाने के लिए तपा रही थी, ओवन को केक बनाने के लिए तपा रही थी, तो बेटी ऊष्मा और तापमान के बीच में अंतर जानना चाहती थी। माँ के उत्तर के रूप में कौन सा कथन जो है ये असत्य हो जाएगा, यानी कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो प्रथम कथन है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो तापमान यह बताता है कि वस्तु कितना गर्म है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ऊष्मा जो है जूल में जबकि तापमान डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, यानी ऊष्मा को जूल में जबकि तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ऊष्मा और तापमानों के बीच प्रवाहित होती है, यानी ऊष्मा और तापमान जो है ये तापमानों के बीच प्रवाहित होती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि लास्ट कथन है कि जब ऊष्मा ऊर्जा प्रवाहित होती है तो टेम्परेचर जो है बढ़ता है या घटता है, यानी जब ऊष्मा ऊर्जा प्रवाहित होती है तो टेम्परेचर बढ़ता और घटता भी है। तो ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है, यानी कौन चालक का प्रतिरोध कहलाता है? तो ये V और I यानी वोल्ट और धारा का अनुपात ये चालक का प्रतिरोध कहलाती है, क्योंकि V बराबर IR होता है। यहाँ पे V बटे I हो जाएगा, यानी वोल्ट और धारा यानी विभवांतर और धारा का अनुपात ही चालक का प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या हो जाएगा? यानी कार्य का मान अगर धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उस निकाय का जो ऊर्जा होगा यानी उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा जब मान धनात्मक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश के द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलन होने पर भूस्थैतिक प्रभाव की स्थिति बनती है, यानी डैश के द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलन होने पर भूस्थैतिकी प्रभाव की स्थिति बनती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी कोरियोलिस बल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी कोरियोलिस बल हो जाएगा। प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, यानी 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में 5 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान आपसे पूछा है, तो कुल जो धारा का मान निकल जाएगा यहाँ से ये 2.5 एम्पियर, यानी 2.5 एम्पियर यहाँ से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है एक दूसरे की ओर 4 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रहे हैं। तो एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघटक होगा, यानी जब एक दूसरे से टक्कर होगा तो उस समय जो प्रत्यास्थ संघटक है ये क्या होगा?
तो प्रत्यास्थ संघटक का मान ये जो है ये विपरीत दिशा में होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विपरीत दिशा में होगा। प्रत्यास्थ जो संघटक होगा ये विपरीत दिशा में होगा। एक उष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ये सममितीय प्रक्रिया कहलाती है, यानी एक उष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह प्रक्रिया सममितीय कहलाती है। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने वाले किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये धारा की दिशा बदलना, यानी धारा की दिशा बदलना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक परिवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या होगा? तो कहा जाता है कि वह गतिशील है, यानी जब एक परिवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराम अवस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक साथ त्वरण, विराम अवस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? तो तय की गई दूरी जो है ये यहाँ से निकल जाएगा 3600 मीटर, यानी तय की गई दूरी जो है ये 3600 निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 केजी जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक उष्मा क्या हो जाएगा? तो जो आवश्यक उष्मा होगा वो 50 जूल यहाँ से निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या हो जाएगा? यानी किसी द्रव का अगर वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होगा उसके क्वथनांक में? तो उसका क्वथनांक जो है ये कम हो जाएगा, यानी दाब कम होने से क्वथनांक भी कम हो जाएगा। कार्य क्या है? तो कार्य जो है कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होती है, यानी कार्य एक प्रकार का अदिश राशि है तो इसीलिए इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। चलिए, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो किसमें ऊर्जा अधिक होगा ये पूछा है आपसे। तो सबसे अधिक ऊर्जा स्थितिज घर्षण में होगा, फिर काइनेटिक घर्षण में होगा और फिर रोलिंग घर्षण में कम ऊर्जा होगा, यानी सबसे कम रोलिंग घर्षण में ऊर्जा 6 होगा और सबसे अधिक जो 6 होगा ये स्थितिज घर्षण का में ऊर्जा जो है ये 6 होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर उष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती है। निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर उष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये उष्मागतिकी के दूसरा नियम का, ये उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कथन है, यानी परिभाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अभिकारक की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है, यानी यदि अभिकारक की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो उष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि यदि 500 ओम प्रतिरोध वाले चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबक क्षेत्र में इस प्रकार है कि प्रेरित EMF 5 वोल्ट है तो कुंडली में प्रेरित धारा क्या हो जाएगा? तो जो कुंडली है इसमें प्रेरित धारा जो है ये 0.1 एम्पियर हो जाएगा, 0.1 एम्पियर हो जाएगा। चलिए, केपलर की ग्रह के गति के अनुसार सूर्य के पारित वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे और ग्रह के समय और उसकी कक्षा की त्रिज्या के बारे में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी केपलर के ग्रह गति के नियम अनुसार सूर्य के पारित वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे और ग्रह के समय t और उसकी कक्षा की त्रिज्या के संबंध में जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू हो जाएगा। टी टाइम हो जाएगा और आर त्रिज्या हो जाएगा। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार बदलती है? तो सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार बदलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रतिवर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? तो प्रतिवर्ती धारा जो है यानी इसी का माप एमीटर से, प्रेरण एमीटर से करते हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड के द्वारा
यानी पिन द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो कौन सा कार्य का इकाई नहीं है, यानी इसमें करा कौन कार्य का इकाई नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है ये कार्य का मात्रक नहीं है, बाकी न्यूटन मीटर, जूल, केजी मीटर स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर ये सभी कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें धारा के प्रवाह के विरुद्ध किसमें धारा की प्रवाह के विरुद्ध की शक्ति न्यूनतम होती है? धारा के प्रवाह के विरुद्ध की शक्ति न्यूनतम होती है, तो ये हो जाएगा एक स्वचालक में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब डैश के अनुपातिक होता है। तो एक निश्चित तापमान पर जो है वायु का दाब जो हो जाएगा दोस्तों ये घनत्व के अनुपातिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 केजी वजन वाले गेंद की गति को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर पर सेकंड करने के लिए किस तरह की कार्य को करने की आवश्यकता होती है? यानी 1 केजी वजन वाले गेंद की गति को 2 मीटर से बढ़ाकर 4 मीटर करने के लिए किस तरह की कार्य को करने की आवश्यकता होती है? तो ये 10 यानी 6 जूल कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक छोटा गुटका एक चिकने अनंत तल पर समय t बराबर 0 पर विरामावस्था से पिछलता है। अब माना समयांतराल t बराबर n-1 से t बराबर n में गुटके द्वारा चली गई दूरी s n है। तो t बराबर n से t बराबर n+1 में गुटके द्वारा चली गई दूरी Sn+1 है। तो इस अनुपात में तब अनुपात Sn/Sn+1 क्या हो जाएगा, यानी इसका अनुपात आपसे पूछा है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब कोई झूला अपनी विरामावस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? जब कोई झूला अपनी विरामावस्था से निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही हो जाएगा? तो इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी जबकि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है ये बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है। तो ये कथन क्या है? तो ये कथन दोस्तों हो जाएगा यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम हो जाएगा, यानी सॉरी ये कथन जो कार्य ऊर्जा प्रमेय हो जाएगा, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोटर परिपथ में लगी होती है, मोटर परिपथ में क्या लगी होती है? तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ये दोनों लगा होता है किसमें? तो मोटर परिपथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज का उत्तम तार किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज का उत्तम तार जो है तांबा, टीन और शीशा का बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तांबा, टीन और शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट, किलोवाट जो है शक्ति का मात्रक है, ना कि ऊर्जा का। द्रव्यमान का मात्रक कौन सा है? तो द्रव्यमान का मात्रक कौन है? तो ये चंद्रशेखर सीमा, ये द्रव्यमान का मात्रक है, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पे एक नॉमिकल दिया गया है, तो इस नॉमिकल को आप लोग देख लीजिएगा, 1 मिनट इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका हम लोग आंसर बता देते हैं। तो आंसर हो जाएगा यानी 5√3 मीटर पर सेकेंड, 5√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि दिष्ट विद्युत धारा जनित के साधारण प्रतीक चिन्ह पहचानिए, यानी डीसी का प्रतीक चिन्ह कौन है? तो डीसी का जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, 1 मिनट, दिष्ट विद्युत धारा जनित के साधारण प्रतीक, तो साधारण प्रतीक ऑप्शन नंबर इसका सी दिया गया है, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथन प्रथम है कि श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है, जबकि कथन 2 है कि श्रेणी ए की अग्नि जल की बौछार से नहीं बुझती है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही हो जाएगा? तो श्रेणी ए के जो आग होता है वो ठोस वस्तु से लगा हुआ आग होता है, यानी वस्तु से लगा हुआ आग, ठोस वस्तु से, तो जैसे लकड़ी, कोयला, ये सभी से लगा हुआ आग श्रेणी 1 के होते हैं और इसको बुझाने के लिए जल का ही प्रयोग करते हैं। तो ये कथन सही है, जबकि जो बी कथन है ये गलत है, यानी ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। तो दोस्तों ये MIPS में कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टाइटल ब्लॉक का माप कितना mm से कितना mm के बीच होता है? तो टाइटल ब्लॉक का माप 65 से 185 mm के बीच होता है, 65 से 185 mm के बीच होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
घड़ी के पुर्जे की ड्राइंग बनाने हेतु कौन से पैमाने उपयुक्त होते हैं? तो ये विस्तारक पैमाने, ऑप्शन ए हो जाएगा विस्तारक पैमाना। ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह की संख्या कितनी है? ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह का जो संख्या पूछा है वो कितना हो जाएगा? तो ये 4 चिन्ह होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बीम या 2D आकृति के नहीं है? तो ये गोला जो है ये 2D आकृति का नहीं है, ये गोला 2D आकृति का नहीं है, जबकि वर्ग, आयत और पंचभुज ये सभी 2D आकृति का है। गोला 3D यानी 3D आकृति का है गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 9:16 है, जबकि इसका संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? तो संगत भुजा का अनुपात 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, AG बराबर BC है, तो BGC का मान क्या हो जाएगा? तो BGC का मान 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। दिए गए लाइन में जिगजैग लाइन कौन प्रदर्शित करता है? तो जिगजैग लाइन, तो जिगजैग लाइन जो है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये जिगजैग लाइन का ही संकेत है। सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं? तो सूची स्तंभ के सभी तिर्यक जो फलक होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई बिंदु SP के नीचे, यानी SP के नीचे और VP के पीछे है, SP के नीचे और VP के पीछे है, तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में हो जाएगा? तो ये थर्ड चतुर्थांश में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थ पॉइंट को किस संकेत से सूचित करते हैं? तो अर्थ पॉइंट को जो है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी संकेत यहाँ पे दिया गया है, अर्थ पॉइंट को इस संकेत से सूचित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जत्व और घर्षण के कारण उत्पन्न त्रुटि को क्या कहते हैं? जत्व और घर्षण के कारण उत्पन्न त्रुटि को क्या कहते हैं? तो ये रूपांतरण त्रुटि कहते हैं। यदि मापन यंत्र में निवेश यानी इनपुट अधिक होने पर क्या हो जाएगा? मापन उपयंत्र में निवेश अधिक होने पर क्या होगा? तो ये सुग्राह्यता कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। पहिया और धुरी दोनों की घूमने की दर क्या होती है? तो पहिया और धुरी दोनों की घूमने की जो दर होगी वो समान होगी, घूमने की दर समान होगी, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो जो मनुष्य का हाथ है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। CNG का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग सेट नंबर 20 का सलूशन करेंगे। चलिए सेट नंबर 20 का प्रथम क्वेश्चन क्या है, देखिए दो प्रतिरोध R1 और R2 को श्रेणी क्रम में संयोजन में कुल प्रतिरोध 4.5 ओम है, जबकि समांतर क्रम में संयोजन पर कुल प्रतिरोध 1 ओम है, तो दोनों प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? यानी दो प्रतिरोध का मान आपसे पूछा है, जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये टोटल मान 4.5 एम्पियर 4.5 ओम आता है, जब किसी को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1 एम्पियर आता है। तो ये दोनों प्रतिरोध कौन सा हो जाएगा? तो ये दोनों प्रतिरोध ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 1.5 एम्पियर और 3 एम्पियर। जब इस ऑप्शन को रखिएगा तो यहाँ से जो है 4.5 एम्पियर ओम और 1 ओम जो है यहाँ से निकल जाएगा, आपका जो है आंसर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, तो 4 सेकंड बाद वो धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा है, यानी मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो जो मीनार की ऊंचाई है दोस्तों ये 80 मीटर हो जाएगा, यानी मीनार की ऊंचाई 80 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सुरेश अध्ययन के लिए एक टेबल लैंप खरीदता है। टेबल लैंप 16 सेकंड में 960 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत करता है, तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगा? यानी आपसे शक्ति पूछा है तो कार्य बटे समय होता है, 960 में 16 से भाग दे दीजिए, 1696 यानी 60 वाट इसका जो है आंसर निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें, यानी आवेश की मात्रा आपसे पूछा है, तो ये 450 कूलम हो जाएगा, 450 कूलम हो जाएगा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? तो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल की पटरियाँ वक्र पर बैंक की जाती है, क्यों? रेल की जो पटरियाँ हैं वक्रों पर बैंक की जाती है ताकि
तो ताकि क्या हो जाएगा दोस्तों, ताकि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, यानी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक संभाग के तापक्रम परिवर्तन के कारण, एक संभाग के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को जो है थॉम्सन प्रभाव कहते हैं, यानी ऑप्शन डी थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। 5 ओम प्रतिरोध वाला तार स्वयं पर दोहराया जाता है, तार के नए प्रतिरोध का गणना कीजिए। यानी 5 ओम प्रतिरोध वाला तार स्वयं पर दोहराया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध का गणना करें, तो नए प्रतिरोध जो है 1.25 एम्पियर हो जाएगा, 1.25 एम्पियर हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा स्थिर डैश पर ऊष्मा में परिवर्तन की संदर्भित करता है, यानी गुप्त ऊष्मा स्थिर डैश पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करता है। दोस्तों ये तापमान पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रक एक चट्टान से गिर जाता है और 0.8 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है, तो वह चट्टान ज़मीन से कितनी ऊंची होगी? कहा कि एक ट्रक एक चट्टान से गिर जाता है और 0.8 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है, तो वह चट्टान ज़मीन से कितनी ऊंची होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 3.2 मीटर ऊंची होगी, 3.2 मीटर ऊंची होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित में हो तो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो आघात की अनुभूति कौन नहीं होगी? तब आघात की अनुभूति नहीं होगी, तो 1 मिली एम्पियर से कम होगा। कौन सही नहीं है, यानी कौन सही नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला 4 दिया गया है और आपसे पूछा कि कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह डैश के द्वारा समझाया जाता है। मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह किसके द्वारा समझाया जाता है? तो ये किरचॉफ के नियम के द्वारा जो है ये समझाया जाता है। तापमापी यानी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जा सकता है? इन तापमापी में किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो ये ग्लिस्टन, पारा के स्थान पर ग्लिस्टन का उपयोग कर सकते हैं। 373 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन स्केल में, यानी 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, यानी जब इसको केल्विन में बदलिएगा तो 646 केल्विन हो जाएगा, 646 केल्विन हो जाएगा। कोई वस्तु अपने विराम अवस्था, यानी कोई वस्तु अपने विराम x = 0 मीटर तथा t = 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, तो समय 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच की अवधि में इसका औसत वेग क्या हो जाएगा? तो ये 9 मीटर पर सेकेंड, औसत वेग 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ग्रह गति में डैश होता है, तो ये कुल कोणीय संवेग स्थिर रहता है, यानी ग्रह गति में कुल कोणीय जो संवेग है ये स्थिर रहता है। 50 वाट का एक बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा की खपत करता है, तो बल्ब कितने समय चमकेगा? तो दोस्तों ये 20 सेकंड चमकेगा, यानी 20 सेकंड चमकेगा, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो ठोस से द्रव में बदलने की आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसे ठोस से गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठोस से गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा, यहाँ पे सेल्सियस होगा, यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा वह आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये 327 डिग्री सेल्सियस, यानी जिस तापमान पर यह दोगुना होगा वो तापमान आपसे पूछा है, तो ये 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है और 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो उस पहाड़ की ऊंचाई 320 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि आपसे पूछा है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक प्रकार की सदिश राशि है। 80 केजी की एक वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या हो जाएगा?
यानी 80 केजी की एक वस्तु है और इसको 40 मीटर आपको उठाना है 50 सेकंड के लिए। तो आपको उससे पूछा है शक्ति क्या होगा, यानी कितनी शक्ति खर्च यहाँ पे होगा। तो जो है दोस्तों यहाँ पे 640 जूल पर सेकंड, यानी 640 जूल जो है पर सेकंड जो है ऊर्जा जो है खपत होगा। किसी जल विद्युत गिरी में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसी जल विद्युत गिरी में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो दोस्तों ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी किसी जल विद्युत गिरी में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ये अधिक संख्या में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है, तो T1 और T2 के बीच सही संबंध क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये T1 बड़ा होगा T2 से, यानी इसका जो तापमान होगा दिल्ली का वो शिमला के तापमान से अधिक होगा, शिमला के तापमान से अधिक होगा। ऊष्मा विकिरण की गति होती है, तो ऊष्मा विकिरण की गति ये प्रकाश के बराबर होती है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, प्रकाश के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा। तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय बिल्कुल समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। यदि 40 केजी द्रव्यमान वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो ये 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंचेगी, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 केजी है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, जबकि जी दिया गया है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा 500 जूल। स्थितिज ऊर्जा जो है ये 500 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी इलेक्ट्रोक्यून्स हो सकते हैं, यानी ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रोक्यून्स हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्यूज संरक्षण का प्रयोग डैश तक के धारा मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो फ्यूज संरक्षण का प्रयोग जो है दोस्तों ये 100 एम्पियर धारा तक 100 एम्पियर तक की धारा को जो है मूल्यांकन के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका क्या है। तो ये कार्य मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षात्मक नियम का जांच करना, यानी कार्य मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सभी सुरक्षा को जांचना। कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्रोम हो जाएगा। निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU कहते हैं। ड्राइंग शीट 594 गुने 841 के बाद कौन सा साइज आएगा। तो 594 गुने 841 के बाद जो है दोस्तों यानी 840 का आधा कितना हो जाएगा 420 और गुने 594 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग या फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन के द्वारा दिया जाता है। यानी एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन के द्वारा दिया जाता है। तो ये बॉर्डर लाइन के द्वारा दिया जाता है, यानी बॉर्डर लाइन हो जाएगा। ड्राइंग शीट की सबसे बड़ा आकार जो है ये कौन सा हो जाएगा। ड्राइंग शीट के सबसे बड़ा आकार तो A0 हो जाएगा। A0 सबसे बड़ा आकार होता है ड्राइंग शीट का। कौन नहीं हो सकता है, कौन एक प्रकार का न्यून कौन नहीं हो सकता है। तो ये 95 जो 90 से बड़ा है, तो ये न्यून कौन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट का भी जो है इसका आंसर 120 हो जाएगा, इसका बी और इसका भी बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ पे विमांकन गलत, कौन विमांकन जो है ये गलत दिया गया है। तो इसमें जो 20 सेंटीमीटर वाला विमांकन है ये विमांकन जो है गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो है इसमें सतह दिया गया है, यहाँ पे एक और यहाँ पे विमांकन होना चाहिए जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ये जो है विमांकन गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में कुछ सॉलिड दिए गए, इनमें से हेक्साहेड्रॉन चुने, यानी हेक्साहेड्रॉन कौन है। तो हेक्साहेड्रॉन जो है ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये हेक्साहेड्रॉन है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु का अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के 50 मिमी ऊपर और शीर्ष दृश्य अग्र दृश्य से 20 मिमी नीचे स्थित है, तो यह बिंदु कहाँ स्थित होगी? तो ये बिंदु जो है ये कहाँ स्थित होगी? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और गेट को किस संकेत से सूचित करते हैं? तो और गेट को जो है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी और गेट का संकेत दिया गया है। और गेट का चलिए माप की डैश उपकरण निर्गम और माप की डैश उपकरण निर्गम में परिवर्तन का एक उपाय है जो तब होती है जब मापी जाने वाली मात्रा दी गई मात्रा से परिवर्तित हो जाती है। यानी माप की डैश उपकरण निर्गम में परिवर्तन का एक उपाय है जो तब होती है जब मापी जाने वाली मात्रा दी गई मात्रा से परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा संवेदनशीलता हो जाएगा। त्रुटि कराती है, तो त्रुटि जो है ये मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर, जो मापित मान है और वास्तविक मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरखी या घिरनी में बाजुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 4 से 6, चरखी या घिरनी में बाजुओं की संख्या 4 से 6 होती है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? तो मनुष्य का हाथ, चिमटा, हल, ये सभी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को किस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो सौर सेल के द्वारा ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हम लोग इस सेट में 16 नंबर सेट से लेकर 20 नंबर सेट तक यानी 5 सेट का सोल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 सेट का सोल्यूशन करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पूरे बुक का सोल्यूशन हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और जो नए साथी हैं वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जो है वो बहुत नज़दीक है। तो आप लोग का जो क्वेश्चन है इसका कम से कम जो है क्वेश्चन आंसर भी करा दें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड हो तो आप लोग कमेंट में जो है जल्दी से आप लोग नेक्स्ट जो है लिख के कमेंट कीजिएगा। सभी लोग कमेंट में नेक्स्ट जल्दी लिखिएगा, ताकि आप लोग को सेट नंबर 21 से लेकर 25 तक जल्द ही आप लोग को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।